हाय फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं राजनीति विज्ञान, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए यूपीएससी, आरपीएससी और सभी एग्ज़ाम्स के लिए। एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है सभी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। स्पेशली बात करूँ यूपीएससी में, अगर आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ रहे हैं या बसु वाली बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जो है सिर्फ अगर 11th और 12th का एनसीईआरटी कर लें, और अगर आप जो है क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करें टेस्ट सीरीज़, तो आप इजीली पॉलिटी का जो टॉपिक है वो सारे क्रैक कर पाएंगे आराम से। ठीक है, तो अभी हम एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हम जो है लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे एडवांस लेवल पर, फिर जो है और भी जो बुक्स हैं वो भी रेफर जो बुक्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बुक का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। शुरू में डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि जो है बुक के बारे में कि कौन कौन से हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी करंट में जो चल रही थी वो चल रही थी 1986 वाली, और अभी रिसेंटली इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम जो बात करेंगे वो है, सीधा आ जाते हैं हम भारत के संविधान की प्रस्तावना पर। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे। प्रस्तावना एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमें वैसे भी याद होनी चाहिए क्योंकि हमारे संविधान का पार्ट है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एक क्वेश्चन तो आपका हर एग्जाम में फिक्स होता है। तो बात करते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका की, या प्रस्तावना, जो भी आप कह लें। पढ़ते हैं भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है किन न्याय की बात करी गई है, किन स्वतंत्रताओं की बात की गई है, किन समानताओं की बात की गई है। इवन आरपीएससी के एग्ज़ाम में जो है इसका सीरीज़ भी पूछ ली थी कि समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक पहले आता है या लोकतंत्रात्मक पंथनिरपेक्ष पहले आता है। तो आपको ये पूरी अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो मैं एक बार पूरा पढ़ लेता हूँ फिर आपको बताऊँगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अध्यत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसको पूरा याद रखना है। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। उसकी धारा 2 3 जनवरी 1977 से जो है ये स्थापित कर दिए गए। 3 जनवरी 1977 से। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन सी धारा? 2 के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन में एक और चीज़ ऐड कर गई, वो थी राष्ट्र की एकता। जहाँ पर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करी गई, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया और 3 जनवरी 1977 से जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया, इसको वहाँ पर ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है बिल्कुल कि किन समानताओं की बात की गई है। ठीक है, तो समानताओं की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। किन न्याय की बात करी गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। किन न्यायों की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये हो गया आपकी प्रस्तावना। संविधान सभा में कब अपनाया गया इसको? 26 नवंबर 1949 को। भारत में कब लागू हुआ? 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब अंगीकृत अधिनियमित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो मिस नहीं करना है। इसके बाद इसमें मेंशन करा हुआ है कि हम कौन कौन से जो है चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। अब एक और भारत के संविधान का एक और पार्ट इन्होंने मेंशन करा है, वो है 51 क, जो कि भारत के संविधान के भाग 4 क का हिस्सा है। ठीक है,
भारत के संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में भारत नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ये जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42 संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़े गए थे। ठीक है, कब जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में 42 संविधान संशोधन द्वारा। और कब से प्रतिस्थापित हुए? 3 जनवरी 1977 से, वही जो ऊपर है वही उसी समय पर। ठीक है, तिथि याद रखनी है। अब बात करते हैं नागरिकों के मूल कर्तव्यों की, जो कि अनुच्छेद 51 में वर्णित है। इनको भी स्वर्ण सिंह में, जैसे मैंने बताया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के आधार पर। ठीक है, तो क्या क्या मूल कर्तव्य हैं? पहला, भारत का जो पहला जो कर्तव्य वो है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां, यदि माता पिता संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यहाँ पर जो 11वां मूल कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2002 में। तो 86वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है, जिसमें मूल कर्तव्य में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार 2002 में। कब से प्रतिस्थापित हुआ? 1 अप्रैल 2010। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया और 1 अप्रैल 2010 से ये अंत स्थापित हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो मूल कर्तव्य तो कब जोड़े गए? 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। शिक्षा का अधिकार मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इन मूल कर्तव्यों में कुछ एक चीज़ और बता देता हूँ, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पर्यावरण के प्रति प्रेम का उल्लेख जो है, पर्यावरण की रक्षा करनी है, क्या ऑप्शन दे देगा कि पर्यावरण से संबंधित उल्लेख जो है वो मूल कर्तव्य में अवलेखित है या नहीं है। तो आपको वो भी 4 ऑप्शन में से एक दे देगा कि सही या गलत। ठीक है, इसके अलावा जो है वनडे लाइनर एग्जाम में तो पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। तो आपको ये जो है मूल कर्तव्य याद रखने हैं। तो इस जो है चैप्टर शुरू होने से पहले हमारे जो मेन टॉपिक्स थे, जो इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अनुच्छेद 51 के भारत के संविधान के भाग 4 के में उल्लेखित हैं भारत के मूल कर्तव्य। 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार वाला। तो ये है, अब बात करेंगे हम हमारे पहले चैप्टर की, जो है संविधान क्यों और कैसे। तो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो इसको जानेंगे, इसको पढ़ेंगे अच्छे से, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा तो आप अच्छे से याद कर पाएँ। इस अध्याय में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो देखो, संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, और भारत का संविधान कैसे बनाया गया। इन चारों चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, संविधान क्या है, इसके क्या कार्य हैं, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है,
इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। संविधान तालमेल को बढ़ाता है, भरोसा दिलाता है। तो कल्पना करिए यदि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं, यह भी कल्पना करें उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं, उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं, उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते और वे उन आधारों पर भिन्न हैं। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक़ हैं और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी अलग अलग पसंद है। उनमें कुछ धनी, कुछ गरीब हैं, कुछ लोग बूढ़े, कुछ जवान हैं। कल्पना करें ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए, इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए या इस जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए, क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी विभिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए। आप समझ गए होंगे बेसिक क्या कहना चाह रहे हैं। आप एक ग्रुप हैं जिसमें सब लोगों की अलग अलग चॉइसेस हैं, सब लोग अलग अलग कार्य करते हैं, सब लोगों के अलग अलग थॉट्स हैं, आइडियोलॉजी है, सब लोग अलग धर्म को मानते हैं, फिर भी उन्हें जो है एक कंडीशन दीजिए कि आपको साथ रहना है। तो आप कैसे रहेंगे अगर आपको साथ रहना है? तो उसके लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। मतलब वही कुछ नियम बना लेंगे वो, ठीक है, जिससे कि वो साथ रह पाएँ। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे ये मालूम ही नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करें और किस चीज़ पर किसका अधिकार है। किसी भी समूह और सार्वजनिक रूप में मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिक को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाए, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। तो संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। तो आप सीख गए इस वाले टॉपिक से कि आपकी संविधान की आवश्यकता क्यों है। एक समूह है जिसमें सब लोग अलग अलग थॉट्स रखते हैं, आइडियोलॉजी है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे बेसिक नियम बना लिए जिसको इन सभी को फॉलो करना है, ठीक है। उस नियम से क्या होगा कि इन सभी को जो है पता है कि हमें जो है क्या नहीं करना है ना, और क्या करना है। तो इनके पास एक बेसिक थॉट्स आ जाएंगे, वरना सब अलग अलग कार्य करते कि नहीं मुझे तो यहाँ पर जो है खेती करनी है, नहीं मुझे यहाँ पर जो है इंडस्ट्री लगानी है, ये बोलेगा नहीं मुझे यहाँ पे अस्पताल बनाना है, ये बोलेगा नहीं मुझे यहाँ पे स्कूल बनाना है। लेकिन जो है एक नियम बना दिया कि ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र संविधान के अनुसार यहाँ पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से कुछ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया आपको। तो यही है इसके संविधान का पहला काम, ये है कि वह एक बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। तो आप इसको अपनी मेंस राइटिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। संविधान का बेसिक काम क्या है? तो संविधान का पहला काम कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। अब निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं? संविधान कुछ ऐसी बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्यों हैं, मतलब ये बुनियादी नियम क्या हैं और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है? पर हाँ, सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। आपको कई नियम बनाने की इच्छा है, लेकिन दूसरा कई नियम बनाना चाहते हैं, मतलब आप डिफरेंट नियम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना जानना है कि हमें ये बताया गया है कि जो है संविधान हमारे लिए क्या करता है। संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। तो वो किस प्रकार से किया जाएगा ये भी संविधान में मेंशन है, कौन कानून बनाएगा ये भी संविधान में मेंशन है, ठीक है।
तो क्योंकि उनको कानून बनाने का अधिकार भी जो है संविधान ही दे रहा है। जिन लोगों को हम प्रतिनिधि के तौर पर चुनेंगे, फिर वो हमारे लिए कानून बनाएंगे, तो उनको भी तो ये अधिकार दिया है। उनको ये अधिकार किसने दिया है? ये संविधान ने दिया है, ये इसमें मेंशन करा है। तो संविधान का पहला काम तो हो गया कि उन्हें अधिकार देना। दूसरा काम है, संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। ठीक है, सब कुछ संविधान में मेंशन किया गया। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं क्या हैं? मान लीजिए आप यह तय कर लिया है कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब वो सत्ता से कानून बनाए तब आपको लगा कि कानून पूर्णतः अनुचित है, मतलब कानून सही नहीं है। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास के रंग के वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गीत गाने स्वतंत्र नहीं हैं, या किसी विशेष समूह, धर्म, जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी भी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, या सरकार को किसी भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको ये कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे। यद्यपि ये सभी कानून सरकार द्वारा बनाए गए, जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानून बनाने के पीछे कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। ठीक है, तो संविधान का तीसरा काम क्या है? संविधान का तीसरा काम यह है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कुछ सीमाएं लगाएं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है, संविधान सरकार की शक्तियों को इस तरह से सीमित करता है कि सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकार को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार उनका उल्लंघन न कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती है, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल में इन जो है व्यवहार, इनको सीमित किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को, और संविधान उन परिस्थितियों को भी उल्लेख करता है जिनमें अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा। संविधान का पहला कार्य क्या है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह है उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों के न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे, बेसिक नियम बना दे। ठीक है, दूसरा जो है संविधान का दूसरा कार्य क्या है कि यह स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और संविधान में यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। ठीक है, तीसरा संविधान का मुख्य कार्य क्या है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून जो है नागरिक पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन ना कर सके। मौलिक अधिकारों के बारे में है, जब हम इन संविधान के जो है मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तब उनको देखेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा जो है यहाँ पर समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, इनको एक बार पढ़ लेते हैं, बस बेसिक रीडिंग ज़रूरी है। तो समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य क्या हैं? अधिकतर पुराने संविधान द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयाँ हों, वहाँ केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वरन वहाँ सरकार को समर्थ और शक्तिशाली बनाना भी पड़ेगा, जिससे वहाँ समानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपटा जा सके। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव न हो। यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। दक्षिणी अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। इसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षा को निपटा रहा है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान
करता है, जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसे सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि संविधान का चौथा काम क्या है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। अब लोगों की अपेक्षाओं को प्रावधान पूरा करने वाले प्रावधान कहाँ हैं, तो आपको नीति निर्देशक तत्व मिलेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। ये नीति निर्देशक तत्वों को जब हम आगे पढ़ेंगे संविधान में तो वहाँ उल्लिखित है। संविधान में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है, लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखने का मतलब क्या है यदि वे लोग जीवन को न बदल सकें। तो नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाओं को पूरा करने की अपेक्षा रखते हैं, जो मेंशन नीति निर्देशक तत्व के अंदर, जिन्हें अपन DPSP बोलते हैं। अब संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान क्या है जो सरकार को समर्थ बनाए कि सरकार वैसे कार्य कर सके। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है, वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सकें। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूह को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार भी देता है। वह यह प्रावधान भी करता है कि सरकार धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और सुविधाएं उपलब्ध कराए। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए, उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान भी यह सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। राष्ट्र की बुनियादी पहचान। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों को सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसा होगा और शासित कौन करेगा। संविधान बनने से पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है, क्या नहीं। अंततः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा अंतिम शब्द, शायद यह संभव हो सका कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं भी दिखाई देंगी, लेकिन उनमें काफ़ी कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत विशेष अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग से होती है। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला देते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। आप समझ गए होंगे, जर्मन में नस्ल को मान्यता दी गई कि जर्मन ही वहाँ के लोग होंगे। भारत में ऐसा नहीं है। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। तो ये एक कार्टून है, अगर आप इससे कुछ समझ पाएँ तो देख लीजिए कि एक कंट्री है बगदाद, कैपिटल है बगदाद। वहाँ पर कुछ लोग हैं कम्युनिटी के, शिया, सुन्नी, कुर्द, ये सब जो है अपना अपना संविधान बनाने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है। तो इन्होंने यह मेंशन करा है कि ईरान में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर एक नए संविधान की रचना करने में देश के विभिन्न जातीय समूहों में काफ़ी संघर्ष दिखाई दिया। इन भिन्न भिन्न लोगों की क्या मांगे हैं, इसमें दिखाए गए संघर्ष को यूरोपीय और भारत के संबंध में पिछले कार्टून में तुलना करें। ठीक है। यहाँ पर कम्युनिटी वाइज जो वायलेंस हुए, जब इराक की कैपिटल बगदाद का इन्होंने मेंशन करा है, वहाँ पर सद्दाम हुसैन को जो है अमेरिका में फांसी दे दी गई थी। तो उसके बाद जो है वहाँ पर अगर ऑब्वियसली बात है, एक कम्युनिटी अगर संविधान लिखेगी, जैसे आप पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे जो है इस्लाम को उनका रिलीजन माना गया है। तो उसी तरीके से अगर कोई कंट्री अपना रिलीजन मानती तो कम्युनिटी वाइज भी मांग सकती है, जैसे यहाँ पर लड़ रहे हैं शिया, सुन्नी, कुर्द जो भी है।
ठीक, कम्युनिटी वाइज। अब यहाँ पर ये जो कुछ कार्य दिए गए हैं वो आप देख लीजिएगा, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं दो बार रिपीट कर दूँगा। तो हमने जो है सीख लिया संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है, कि संविधान न्यायपूर्ण है। तो यहाँ से जो है अब संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका जो है वो कैसे आया, इसका मतलब है कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया, उसके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं जिसके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया है। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया। ठीक है, ये एक ऑप्शन क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि किसके मध्य बनाया गया, कौन से पीरियड के मध्य। तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, क्योंकि मनाया गया था 26 नवंबर 1949 को जो है अधिकृत किया गया था। ठीक है, और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। ठीक है, तो इसके मध्य बनाया गया। ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफ़ी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिन्हें समाज का अटूट विश्वास था, जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनसे सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतरिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि यह बहुत से लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था। अगर आप देखें उस समय में महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब इन लोगों को अपार जन समर्थन प्राप्त था। तो इस वजह से जो है संविधान को भी शक्ति मिली। सहमति और समर्थन पर आधारित था, लोगों ने उनके अनेक प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना भी सुनिश्चित करता है। एक बार नेपाल के संविधान पर विवाद के बारे में पढ़ लेते हैं। संविधान बनाना कोई आसान और सुगम काम नहीं है। नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। 1948 के बाद से नेपाल में 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। 1948, 51, 59, 62 और 90। मेंस की राइटिंग के लिए आप ये लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे भारत के संविधान के बारे में तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि संविधान यहाँ फलीभूत क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहे और भारत में क्यों फलीभूत हुआ। तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं 5 संविधानों को, या फिर आप 5 ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इससे 5 बार संविधान बनाए गए, 48, 51, 59, 62 और 90। लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए हैं। पहले बार नरेश का शासन था। 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास यह अंतिम शक्तियाँ बनी रही। पिछले वर्षों में नेपाल सरकार और राजनीतिक पुनर्रचना के लिए सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही खत्म करने और गणतंत्र सरकार के स्थापना के पक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा। फिर राजा भी शक्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नई संविधान सभा के गठन की मांग कर रहे थे। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी, जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य थी। इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियाँ छीन ली। 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अंततः नेपाल ने 2015 में नए संविधान को अपना लिया। वहाँ पे अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है इसको लेकर, करंट में भी। संविधान में मौलिक प्रावधान। ये एक सफल संविधान की विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों को आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए संविधान में बहुसंख्यकों को, समाज के अल्पसंख्यक समूहों को उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहाँ अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि संविधान के प्रावधानों को आदर करें।
कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधा देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे समूह की शक्ति को मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलना बंद हो जाएगी। यदि कोई समूह यह है महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद के न्याय आदर्श रूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता रहे। अब ये तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब सीधा आते हैं भारतीय संविधान कैसे बना। भारतीय संविधान कैसे बना? औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। तो आपको ये एक इंपॉर्टेंट लाइन पूरी याद रखनी है। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ कि इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1945 में आया था। इस योजना के अनुसार कैसे हुई संविधान सभा की जो सदस्य थे वो कैसे चुने गए? प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर अगर बात करें तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया कि प्रत्येक 10 लाख सीट पर एक सीट मिलेगी जनसंख्या के हिसाब पर। अगर कोई छोटा समूह था तो उसको मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया। अगर कोई बड़ा प्रांत है जिसमें 20 लाख 30 लाख है, तो जैसे मान लो 35 लाख है तो 30 लाख पर तो एक हो गई और उसके जो 5 लाख वाले कैंडिडेट है उसको अलग छोटी रियासत से मिलाकर एक सदस्य चुना गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे और देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं के प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है वो यह है कि पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और सदस्य कैसे चुने गए? तो 1935 के जो प्रांतीय विधानसभा का जो चुनाव था उसमें जो सदस्य चुने गए और संरचना कैसी थी, जो कैबिनेट मिशन आया था उसी के आधार पर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि जनसंख्या के अनुपात पर प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट रखी गई थी और 3 समुदायों में बांटा गया था, मुसलमान, सिख और सामान्य। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण पद्धति का प्रयोग करा था। अब इसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था, एक जो लेख है उनका, अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के तीनों सिद्धांतों को इन तीनों के एक संयुक्त रूप से पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए। ये तीनों मिलकर एक ऐसा संयुक्त रूप बनाते हैं कि इनमें से एक को दूसरे से अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को ही विफल कर देता है। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता, समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता और नहीं स्वतंत्रता को समता और बंधुता से अलग किया जा सकता है। समता विहीन स्वतंत्रता कुछ व्यक्तियों की अनेक व्यक्तियों पर प्रभुता को जन्म देगी। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को नष्ट कर देगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते। इसके बाद देखते हैं संविधान सभा का स्वरूप कैसा था। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। ठीक है, संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। पहले 395 थी पर वो बाद में जो है घटकर 299 रह गई।
इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। 26 नवंबर को जब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया तो 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतरिम रूप से संविधान पर अपने हस्ताक्षर करे। तो ये आप लाइनें याद रख सकते हैं कि कितने सदस्य उपस्थित थे, 284 जिन्होंने साइन करे, और जो सदस्य संख्या थी संविधान सभा की उस समय कितनी थी, 299, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार। इसके बाद इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान का निर्माण का काम हुआ। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी। उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में एक संविधान बनाया, बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया। भारत के विभाजन में नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे, बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में कैसे बना। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर नहीं चुने गए थे, पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधिपरक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया था। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। ध्यान रखना है आपको, कितने सदस्य थे, 28 अनुसूचित जातियों से। जहाँ तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था। उसे 82% सीटें प्राप्त थी। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक लाइन याद रखनी है। यूपीएससी में एक स्टेटमेंट आया था कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो वयस्क मताधिकार पर चुने गए थे, लेकिन देखो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कराया कि वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर नहीं चुने गए थे। ठीक है, संविधान सभा के कामकाज की शैली क्या थी। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर, हालांकि पूर्ण रूप से नहीं, सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहाँ तक प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले किसी सभा के लिए वांछनीय है उसमें समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हों, वही यह भी महत्वपूर्ण है कि वे अपनी पहचान या समुदाय का प्रतिनिधित्व न करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्राय मतभेद भी हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। तो ये था कि संविधान सभा में जो है कामकाज की शैली कैसी थी कि उन्होंने जो है जाति से बढ़कर जो है समाज, पूरे भारत के बारे में सोचा, और उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इसमें इतना कुछ खास है नहीं। कार्यविधि क्या थी, तो कार्यविधि देख लेते ताकि इसमें हम कमेटी जान पाएंगे कौन सी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में सार्वजनिक विवेक को महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटी थी। आमतौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अम्बेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे। उन पर अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगते थे। अब सोचो, जो जिनको अनुसूचित जाति इतना मानती है उन पर ही आरोप लग रहे हैं कि वो जातियों के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रहे थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आमतौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों को प्रारूप दिया गया, जिन पे बाद में संविधान में चर्चा हुई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से हों, कोई भी प्रावधान किसी खास हित के समूह के पक्ष में ना हो। कई प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए। ऐसे अवसरों पर भी हर सरकार का ध्यान रखा गया। हर तर्क और हर शंका का समाधान ही सावधानी से किया गया। लिखित रूप में उनका जवाब दिया गया। 2 वर्ष 11 माह की अवधि में संविधान सभा की बैठकें 166 दिन तक चलती रही। इसके सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या कहा था, यहाँ पर देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर BR अम्बेडकर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए, जैसे मैंने महसूस किया, संविधान ही शायद ही किसी ने किया हो कि प्रारूप समिति के सदस्यों, विशेषकर इसके सभापति डॉक्टर अम्बेडकर ने अस्वस्थ होने के बावजूद कितने उत्साह और लगन के साथ कार्य किया। डॉक्टर अम्बेडकर को प्रारूप समिति में शामिल करने और उसके सभापति बनाने के निर्णय से बेहतर और कोई निर्णय नहीं हो सकता था। उन्होंने न केवल अपने चयन को न्यायोचित सिद्ध किया, बल्कि उन्होंने जो कार्य किया उसे गरिमा भी प्रदान की।
इस संबंध में समिति के अन्य सदस्यों पर परस्पर भेद करना पक्षपातपूर्ण होगा। मैं जानता हूं कि उन सभी ने उतने ही उत्साह और लगन के साथ कार्य किया है जितना कि उनके सभापति ने। वे सभी देश की कृतज्ञता के पात्र हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। लेकिन कोई भी संविधान केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बनता। भारत की संविधान सभा इतनी विविधतापूर्ण थी कि वे सामान्य ढंग से काम नहीं कर सकती थी यदि उसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिनमें संविधान में रखा जाना था। इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किए थे। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई जो संविधान बनाने के बाद प्रासंगिक थे, जैसे भारत सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। उन बहसों से प्राप्त निष्कर्षों को ही संविधान के अंतिम रूप में प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। तो सिद्धांतों को जो लाया गया वो संविधान सभा में, उनका जो प्रारूप है वो हमें कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम सर्वोत्तम सारांश वो मिलता है हमें 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव में। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। आपको ध्यान रखना है किसमें परिभाषित किया गया था? 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव में। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया। पिछले भाग में जिसे संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था वे वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित और सारांश थे। इस प्रस्ताव के आधार पर हमें संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और एक सार्वजनीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत रूप दिया गया। अतः हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं की भूलभुलैया नहीं है, बल्कि एक ऐसा सरकार बनाने के लिए नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरी करेगी। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव थे 1946 के, उसमें क्या मुख्य बिंदु थे वो देख लेते हैं। तो भारत एक संपूर्ण स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले समस्त भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों को बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का बनना चाहते हैं का संघ होगा। संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी, उन सभी शक्तियों का प्रयोग कार्यों का संपादन करेंगे जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा उसके संविधान की समस्त शक्तियाँ और सत्ता जनता का स्रोत जनता है। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, कानून और सार्वजनिक नैतिक की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता, गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। तो आप जान सकते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव थे उसी से जो है हमारी प्रस्तावना में कुछ अंग जोड़े गए और हमारे मौलिक कर्तव्य में कुछ अंग जोड़े गए। अल्पसंख्यकों, पिछड़े हुए जनजातीय क्षेत्र, दलित, अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता, थल, जल, आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्यायों के अनुसार की जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक पूर्ण योगदान करेगा। तो ये तो था चैप्टर दोस्तों। अब इसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हमें याद रखने हैं वो है विभिन्न देशों से लिए गए संविधानों के जो प्रावधान थे वो क्या क्या थे। तो इनको हमें इंपॉर्टेंटली याद रखना है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इनसे मिल ही जाएगा आपको। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया है? सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, ये हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। सरकार का संसदीय स्वरूप कैसा होगा, कानून के शासन का विचार, विधायिका के में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, और कानून निर्माण की विधि, ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश संविधान से। आपको ध्यान रखना है, एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूँ। ब्रिटिश संविधान से जो चीज़ें हमने ली हैं वो है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि, ये हमने लिया है ब्रिटिश संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वापस रिपीट कर रहा हूँ, आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है? फ्रांस के संविधान से हमने लिया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। क्या लिया है हमने? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगर मैं बात करूं न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख हमारे जो है DPSP में किया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भी जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है कि विधायिका और न्यायपालिका अलग होनी चाहिए। ये क्वेश्चन UPSC में आ चुका है। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकारों की सूची,
न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। तो संघात्मक व्यवस्था इसमें केंद्रीय सरकार जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था हमने ली है कनाडा के संविधान से। और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो है वो भी हमने लिया है कनाडा से। तो आपको ध्यान रखना है इनका, पांचों का। इसके अलावा भी कुछ हैं तो आने वाले चैप्टर्स में उन्हें देख लेंगे। तो एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। ब्रिटिश संविधान से जो हमने लिया है वो है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप कैसा होगा, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद, उसकी भूमिका और कानून निर्माण की विधि जो है हमने लिया है ब्रिटिश संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फ्रांस के संविधान से हमने लिया है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत। कनाडा के संविधान से लिया है हमने अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप, जिसमें से एक सशक्त केंद्र होता है, और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत हमने लिया है कनाडा से। अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकारों की सूची ली है, मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ये आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं आप देख लीजिए, एक बार उनको मैं दिखा देता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैं सारे चैप्टर्स कवर करूँगा तो जिससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। फिर लास्ट में जो है जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी में आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो सारे सॉल्व करेंगे एक बार सारे एनसीईआरटी चैप्टर होने के बाद में, ताकि हमें समझ में आए कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और कहाँ से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज़, हैव ए ग्रेट डे।